हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम करेंगे फिजिक्स। देखिए फिजिक्स के मैंने पहले 16 वीडियो बना दिए हैं, जिनमें मैंने आपको जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना सारे फिजिक्स के, चाहे क्लास 9 के हो और क्लास 10 के हो, वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। अगर आप उनको करते हो तो आप 95% तक न्यूमेरिकल सही करने लग जाओगे। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपके गाइस एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। 16 वीडियो बनाए थे, आप उनको देखना। अब इस वीडियो में क्या हुआ था गाइस, कुछ चैप्टर मैंने आपको बोला था कि कुछ चैप्टर वो छोड़ दिए गए हैं। मैंने उस समय आपको केवल न्यूमेरिकल कराए थे, तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना वैसे वैसे इनको कराऊंगा। और देखिए बायो का जो वीडियो है ना वो कल आपको मिल जाएगा, और डेली आपको बायोलॉजी है वो यहाँ पर उसका वीडियो मिलेगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे साउंड है। साउंड से देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ध्वनि। तो ये ध्वनि का पार्ट नंबर 1 वीडियो है, इसमें हम ध्वनि के बारे में देखेंगे। ठीक है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, आपने देखा होगा आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, इनके ऊपर कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे कंफ्यूजन ना इस वीडियो में आपके दूर कर दूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है। और इससे आगे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा नोट्स, देखिए मैं ये रिसेंटली नोट्स बनाए हैं, अभी देखिए जस्ट अब 10 मिनट पहले नोट्स बना के और ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी गाइस नोट बनाने पड़ते हैं और फिर उस हिसाब से वीडियो है वो शूट किया जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि होती है ना वो क्या होती है। अब देखिए जो ध्वनि होती है, साउंड होती है ना, वो एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। क्या है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले ऑप्शन में कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, आपसे पूछे कोई एनर्जी है ना, क्या है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि जो आपकी ध्वनि होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा आपने सुना होगा। अब देखिए जो ध्वनि होती है ना, जो साउंड होती है वो कैसे होती है। तो देखिए जो ध्वनि होती है ना, जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसके द्वारा ही हमारे कानों में संवेदना के कारण सुनाई देती है। यानी कि एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ध्वनि होती है ना वो आपके कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। अगर कंपन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा, तो आपके ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर कंपन क्या होता है। तो कंपन क्या होता है कि कोई वस्तु होती है ना, कोई वस्तु होती है वो अपनी माध्य स्थिति, यानी कि उसकी जो माध्य स्थिति है, अगर उसके इर्द गिर्द घूमती है ना तो उसे बोलता है कंपन। देखिए इसको मैं समझाने के लिए आपको करता हूं, आप कोई भी रबड़ लेना, ठीक है, रबर आता है, रबड़ जो लड़कियां लगाती हैं बालों में, तो वो रबर आप लेना, उसके से लंबा खींचना, ठीक है, टाइट कर लेना, और यहाँ एक झटका सा देना ऐसे, मतलब यहाँ से खींच के छोड़ देना, तो आप देखेंगे ये जो रबर है ना ऐसे ऊपर नीचे गति करने लग जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार को बोलते हैं कंपन गति, यानी कि ये इसकी माध्य स्थिति है। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे यानी कि इसके इर्द गिर्द गति जो करते हैं इसे बोलते हैं, आपका जो कंपन होता है ना वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द घूमना ही आपके कंपन कहलाता है। अब देखिए जो ध्वनि होती है उसका देखते हैं कि इसका संचरण कैसे होती है, यानी कि ध्वनि होती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि होती है ना उसके संचरण के लिए आपके माध्यम की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, ध्वनि केवल वहीं आपके संचरित होगी, ध्वनि तभी सुनाई देगी जब कोई माध्यम हो, यानी कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी ध्वनि होती है ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों में गुजर सकती है, मतलब तीनों माध्यमों में सुनाई देती है। आगे देखिए जब कोई वस्तु कंपन करती है ना तो माध्यम के कण क्या करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई वस्तु कंपन करती है ना, जैसे हमारा गला है, आप इस गले के हाथ लगाएंगे ना, आपका जो गला होता है ना वहां पर कंपन उत्पन्न होता है नीचे की तरफ, और इसी वजह से क्या होता है हमारे मुंह से आवाज है ना उसी वजह से बाहर निकलती है। तो ये ध्वनि होती है ना, गति कैसे करती है सर, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो देखिए जो ध्वनि होती है ना उसमें बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, मैंने यहाँ से कोई बात कही और यहाँ कोई आदमी है, यहाँ तक ये आवाज जानी है, तो आवाज कैसे जाएगी कि सर बीच में है ना माध्यम होता है कोई भी। ठीक है, तो गैस माध्यम है। ठीक है, तो हवा में क्या होता है कि बहुत सारे कण होते हैं, तो वो कण क्या करते हैं कि यहाँ से जो मैंने बोला है ना उस ऊर्जा को ग्रहण करके एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, इसने इसको दिया, इसको इसने दिया, मतलब ऐसे एक दूसरे कणों को ट्रांसफर करके ये क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जब कोई वस्तु कंपन करती है ना तो कंपन के कण निकटवर्ती कणों को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, मतलब अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, और ये हमारे कानों तक संवेदना के माध्यम से हमको सुनाई दे जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आपके कंपन होता है ना तो कोई वस्तु होती है उसमें विस्थापन 0 होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और सर इसने बोला
और ये कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा थोड़ी दूर, इसने सुन लिया, तो यहाँ पर देखिए हवा थी यानी कि वायु थी, तो सर क्या वायु के जो कण हैं उनमें कोई विस्थापन आएगा? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल विस्थापन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसी स्थिति में कभी भी आपके कोई विस्थापन नहीं आता है। गाइस क्या आता है? कोई विस्थापन नहीं होता जो कि माध्यम के कण होते हैं उनमें। चलिए अगली बात देखते हैं। देखिए ध्वनि केवल विक्षोभ या कंपन के द्वारा ही संचरित होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि उस समय ही उत्पन्न होगी जब उसके माध्यम है उसमें विक्षोभ होता हो या कंपन उत्पन्न होता हो, यानी कि अगर कंपन उत्पन्न नहीं होगा तो आपकी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए ध्वनि होती है ना, हो सकता है कि जो माध्यम के कण है वो क्या करते हैं कि जो ध्वनि होती है ना, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति था और इसने कुछ बोला, तो ये कंपन होगा, ट्रांसफर होगा इधर इस व्यक्ति के पास। तो यहाँ से ना हवा है ना, यहाँ से एक क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो वो प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है ना गाइज, उस स्थिति को बोलते हैं आपका संपीड़न क्षेत्र, और जहाँ पर कम होती है ना उसे बोलते हैं विरल क्षेत्र। क्या होता है? विरल क्षेत्र। देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आप इस डायग्राम को देख रहे हैं ना, तो इस डायग्राम में देखिए जहाँ पर आपका ज़्यादा दाब लग रहा है ना, तो वहाँ पर देखिए ये आपके देखिए जहाँ ज़्यादा दाब लग रहा है वहाँ पर संपीड़न होता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए पास 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 है, लेकिन जहाँ पर दाब कम लगता है वहाँ पर क्या होंगे, ये जो कण है ना दूर दूर रहते हैं, ये कंपन के कण दूर दूर रहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? विरल होगा। तो दो प्रकार से आपके हो सकता है, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं आपके विरल, एक होता है संपीड़न। मतलब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि जो आपके ध्वनि के कण होते हैं उनमें जहां पर दाब ज्यादा होता है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो गाइज उस क्षेत्र को बोला जाता है आपका संपीड़न क्षेत्र, कॉम्प्रेशन एरिया, ठीक है। और जहां पर आपका जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, उसका गाइज बोला जाता है विरल क्षेत्र या रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि ध्वनि होती है किस प्रकार की तरंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि एक प्रकार की मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि यांत्रिक तरंग होती है, तथा इसके संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि यह निर्वात में संचरित नहीं होती। अब सर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। तो देखिए अब हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, देखिए पृथ्वी पर तो क्या है, वायुमंडल है। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएं या चंद्रमा पर जाते हैं, तो जो हमारे जो वैज्ञानिक जाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब वो चंद्रमा पर जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री उनको बोलते हैं ना, तो जब वो जाते हैं ना तो आपस में बोलते हैं। जैसे आज हम धरती पे रहते हैं, धरती पे क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई दी जाती है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है ना, तो अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, निर्वात पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, मीडियम नहीं होता। इस वजह से क्या होता है गाइस, वहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, वो एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो उनको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो अलग से जो इक्विपमेंट है उनका यूज़ करते हैं। यानी कि डायरेक्ट जैसे हम पृथ्वी पर रहकर किसी को आवाज़ देकर बुलाते हैं ना, वैसा वहाँ पे नहीं होता। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई चंद्रमा पर जो आपके कोई आदमी बात करता है तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती, तो आप कहेंगे कि ध्वनि होती है ना, उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतरिक्ष में निर्वात पाया जाता है, वहाँ पर कोई आपके माध्यम नहीं होता। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो तरंग होती है ना, जो वेव्स होती हैं, उनको कंपन के आधार पर यानी कि वाइब्रेशन के आधार पर और संचरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको गाइस दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं अनुप्रस्थ, एक होते हैं अनुदैर्ध्य, यानी कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखते हैं एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए ट्रांसवर्स क्या होती हैं, देखिए अनुप्रस्थ क्या होती हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ ऐसी तरंगें होती हैं जिनमें संचरण होता है ना, वो कंपन के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। यानी कि आपके देखिए मान लीजिए आपका ये तो आपका कंपन है और संचरण होगा ऐसे यूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। जैसे आपकी तनी हुई रस्सी होती है ना, तनी हुई रस्सी का मतलब क्या है, कोई रस्सी आपने उसको खींच रखा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप उस रस्सी को ऐसे बीच में से एक बार झटका देके छोड़ोगे ना, तो ऐसे 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 ऊपर नीचे अपने माध्य स्थिति की गति करने लग जाती है। तो गाइज इस प्रकार की जो आपकी तरंग होती है उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश जो होता है ना, वो आपके अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, जो प्रकाश है किस प्रकार की आपकी तरंग है। तो कैसे आता है कि पै से प्रकाश और पै, देखो अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है और प्र से प्रकाश आ रहा है, तो आपके अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। चलिए दूसरा देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ऐसी तरंग जिनमें जो कंपन होता है ना, वाइब्रेशन होता है, वो संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। यानी कि ये आपकी क्या है, दिशा है, और संचरण होगा ना वो ऐसे होगा यूं, ठीक है, यूं।
ऐसे उसी की दिशा में होगा ऐसे। तो इस प्रकार की तरंग होती है ना, उनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपकी स्प्रिंग होती है ना, आपको पता है स्प्रिंग, अगर आप उस स्प्रिंग को खींचेंगे और स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे ना, जैसे आपकी कोई स्प्रिंग है, ठीक है, देखिए स्प्रिंग है, तो आप उसको एकदम से खींच के छोड़ देंगे तो ऐसे 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 वो गति करने लग जाती है। इसके अलावा ध्वनि होती है ना, जो आपके जो साउंड है वो भी एक प्रकार के आपके अनुदैर्घ्य तरंग ही होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए धैर्य ध्वनि से अनुदैर्घ्य, ठीक है, ऐसे आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए हम ध्वनि के बारे में कुछ इसके अभिलक्षण देखते हैं, यानी कि इसके कुछ हम गुण देख लेते हैं कि ध्वनि के कुछ गुण होते हैं और बाकी के जो गुण हैं वो हम कल देखेंगे। इसमें हम शॉर्ट में कुछ लक्षण देखेंगे और कल उनसे देखेंगे कि जो ध्वनि होती है वो कैसे चेंज होती है। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इसका तारत्व है वो कैसे बदलता है, इसकी आवृत्ति किसको बढ़ाने पर घटती है, इसका आयाम कैसे बदलता है, तो वो सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं ध्वनि के जो अभिलक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए मैं पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं और इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर देखिए ये इसका आपका क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, ये इसका आप मान लीजिए ये इसकी माध्य स्थिति है, ये क्या है इसकी माध्य स्थिति है। तो देखिए आपकी ध्वनि होती है ना वो एक प्रकार क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, आपको बोला था। तो क्या करेगी, ऐसे गति करेगी, ठीक है, यानी कि ऐसे गति करती करती ऐसे गति करती करती इधर की तरफ ये संचरित होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आयाम क्या होता है। तो गाइस आयाम क्या होता है, ये इसकी जो माध्य स्थिति है ना, ये देखिए ये इसकी माध्य स्थिति है। तो भाई ये अपनी माध्य स्थिति से कितनी हाइट पर गई, जो अधिकतम हाइट होती है ना, अब देखिए यहाँ पर ये इसकी माध्य स्थिति, ये हाइट है ना, ये बीच वाला देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो जो हाइट होती है ना अधिकतम हाइट, ठीक है, यानी कि माध्य स्थिति से भाई कितनी विस्थापित हुई, तो उसे बोलते हैं इसका आयाम। क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं इसका आयाम। दूसरी बात है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, यानी कि वेव लेंथ क्या होती है, ठीक है। अब देखिए वेव लेंथ क्या होती है, तो गाइस वेव लेंथ क्या होती है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको आपके बोला जाता है, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना उसको बोलते हैं संपीड़न, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इनको बोलते हैं संपीड़न यानी कॉम्प्रेसिव एरिया, ठीक है। और आपका क्या होता है, जो नीचे आपको दिख रहा है ना ई एफ जी, ठीक है, ये इनको बोलते हैं आपके विरल एरिया, क्या बोलते हैं, विरल क्षेत्र। तो होता क्या है गाइस, अगर आप दो कंटिन्यूअस, या तो आप क्या लो, आपके दो कंटिन्यूअस आपके या तो विरल लो, या दो कंटिन्यूअस आप क्या लो उसके सघन नहीं संपीड़न अगर क्षेत्र लेते हो, तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। यानी देखिए वेवलेंथ कैसे निकालेंगे कि भाई ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट है तो इनके बीच की दूरी है, चाहे आप नीचे से निकाल लीजिए कि भाई ये क्या है और ये आपके इन दोनों के बीच दूरी, चाहे ये है इन दोनों के बीच, यानी कि लगातार दो, या तो आपके हाईएस्ट जो पीक पॉइंट होते हैं उनके बीच की दूरी, या आपके जो नीचे होते हैं है ना गर्त, यानी इनको सरंग और गर्त भी बोलते हैं कई बार, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रमागत संपीड़न होते हैं या दो क्रमागत विरलन होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है ना इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि ये हाइट पे है, ये भी हाइट पे, तो इन दोनों की ये नीचे है, ये नीचे, इनके बीच की दूरी इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है गाइस। अब देखिए जो वेवलेंथ होता है ना इसको गाइस प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से आपकी जो तरंगदैर्घ्य होती है इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए पहला आवृत्ति होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखिए आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब देखिए यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने किसी भी चीज़ को देखा होगा, जैसे आप कूलर चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, तो आपका जो कूलर है उसकी पंखुड़ी है ना वो 1 सेकंड में कितना राउंड कर रही है, मतलब कितनी बार घूम रही है, उसे बोलते हैं उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप देखना कि कोई भी कूलर रहता है ना उसके साइड में लिखा रहता है, जब नया कूलर आता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई 200 आरपीएम या 2000 आरपीएम ऐसे लिखा रहता है। आप देखना आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट लिखा रहता है आरपीएम। आप देखोगे तो अलग अलग मशीन होती है जो कि चक्कर लगाती है ना राउंड में, उनके ऊपर आरपीएम लिखा होता है। तो आवृत्ति क्या होती है कि एकांक समय का मतलब किसी निश्चित समय में, है ना, या 1 सेकंड में कंपन की जो संख्या होती है कि भाई कितने बार कंपन हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है, कितने कंपन किए गए उनकी संख्या को या दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आपके आवृत्ति बोलते हैं। और जो आवृत्ति होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, एसआई मात्रक होता है, वो आपके होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। और देखिए इसको आपके ऐसे जो वी होता है ना अंग्रेजी वर्ड में वी, उससे थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये निशान होता है इसका, है ना। आपको क्या करना, ये आपके होता है ना, ये इसको बोलते हैं आपका, देखिए जो आपके यू की तरह होता है ना इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है,
ये आपका दिखने में तो आपका क्या होता है, ये आपका यू की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ना आवृत्ति का सिंबल होता है, ऐसे वी की टाइप का शेप होता है, और आपको ध्यान रखना है ये आपके आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे? आवृत्ति निकालने का तरीका होता है कि 1/t, यानी कि जितना समय लग रहा है ना उसका भाग लगा दो 1 में, इसको बोलते हैं आवृत्ति। चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई 2 क्रमागत संपीड़न हुए या 2 क्रमागत विरल हुए तो उनमें गुजरने में कितना समय लगा। देखिए मैं आपको वापस से डायग्राम पे ले चलता हूं कि देखिए आपके 2 लगातार, देखिए ये आपका एक संपीड़न है और ये संपीड़न है, तो यहां से और यहां तक आने में भाई कितना टाइम लगा, इसे बोलते हैं इसका आवर्तकाल। या आप क्या बोलेंगे, इसका जो विरलन है ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आने में ये जो टाइम लगेगा ना, जो आपका माध्यम होते हैं उनके कण यहां से यहां जाने में जो टाइम लेते हैं उसे बोलते हैं गाइस इसका आवर्तकाल। यानी कि 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत जो विरलन होते हैं उनके जो बिंदु होते हैं उनमें गुजरने में जो टाइम लगता है, समय लगता है गाइस, उसे बोलते हैं आवर्तकाल। और आवर्तकाल आपका टाइम ही होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है गाइस? सेकंड। और निकालते कैसे हैं कि भाई आवृत्ति होती है ना, ये आवर्तकाल का बिल्कुल उल्टा होता है। इसका सूत्र होता है कि आवृत्ति अगर आपको निकालनी है तो आवृत्ति होती है 1 आवर्तकाल, और अगर आवर्तकाल निकालना है तो क्या करेंगे 1 आवृत्ति। ठीक है, यानी कि भाई कितनी आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस जो आवर्तकाल है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होता है आवर्तकाल का 1 आवृत्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं भाई आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखिए आयाम क्या होता है। आयाम मैंने आपको ऐसे बता दिया था कि आपकी जो मूल स्थिति होती है किसी भी आपके माध्यम के कण की, तो उसमें अधिकतम जो विक्षोभ होता है ना, उसमें जो विस्थापन होता है उसे बोलते हैं आयाम। देखिए मैं आपको वापस से डायग्राम से बताता हूँ कि ये बीच की लाइन है ना, ये इसकी माध्य स्थिति है। तो भाई ये कितना ऊपर उठी, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली यहाँ तक, और ये नीचे की ओर ये वाली, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना गाइस, इसको ही बोलते हैं आयाम। यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना, इसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब चलिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आयाम होता है वो आपको जो कैपिटल ए है उससे प्रदर्शित किया जाता है आयाम को। ठीक है, यानी कि आयाम होता है उससे कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसके बाद देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि वेग क्या होता है। अब देखिए जो वेग होता है ना गाइस, वो क्या होता है आपको पता है, ये तो आप साइंस में अलग से पढ़ चुके हो, और मैथ्स में भी आता है वेग, है ना, आप जानते हो औसत वेग निकालना। ठीक है, तो वेग क्या होता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा रूल लगने वाला है कि भाई आपके तरंग जो होती है, वेव जो होती है, किसी बिंदु पे 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है ना उसको बोलते हैं इसका वेग। ठीक है, यानी कि वेग जो होता है वी, वो आपके होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटे समय। तो भाई दूरी क्या है, दूरी यहाँ पर क्या लेंगे, जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य वो लेंगे, तो लैम्डा लेंगे, और समय क्या लेंगे टी, तो v बराबर आपके हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम v का मान निकालें ना तो देखिए v बराबर, देखिए अब आपको पता है कि जो 1/t होता है वो आपकी आवृत्ति के बराबर होता है ना, यानी कि आपके 1/t बराबर हो जाएगा म्यू। तो देखिए यहाँ हमने वैल्यू रख दी कि v बराबर हो जाएगा लैम्डा म्यू। ठीक है, तो v बराबर लैम्डा म्यू। अब देखिए यहाँ से अगर हम म्यू का मान निकालना चाहें ना तो म्यू बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन है उनका आंसर हमको मिल जाएगा। देखिए जो समीकरण है ना v बराबर लैम्डा म्यू, ठीक है, इसको गाइज बोला जाता है तरंग समीकरण। क्या बोला जाता है गाइज? इसको बोलते हैं तरंग समीकरण, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका म्यू बराबर v अपॉन लैम्डा है, तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, अगर आपसे पूछ ले कि भाई अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है, अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये म्यू समानुपाती 1/t लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना। तो देखिए ये एक दूसरे के विपरीत है, जो आपका आवर्तकाल है और ये आपकी आवृत्ति है, एक दूसरे के विपरीत है। वो ये आवर्तकाल नहीं है, ये आपके तरंग दैर्घ्य है ना, यानी कि आपकी जो आवृत्ति है समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि आवृत्ति है इसके जो आपका वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्घ्य उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आवृत्ति अगर बढ़ा देंगे ना तो इससे तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घटती है गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ जाते हैं। अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर ध्वनि जो होती है, ठीक है, अगर वहाँ पर क्या होता है, अगर उसका तारत्व ज़्यादा होता है ना, तारत्व का मतलब क्या होगा भाई, उसका लाउडनेस, उसकी प्रबलता ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसकी हाइट है ना वो ज़्यादा होगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जो ध्वनि है
उसकी लाउडर है। ध्वनि क्या होती है, लाउडर कब होगी भाई, हाई एम्पलीट्यूड हो। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि जो हाइट है ना, यहाँ से जो माध्य से जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा होती है ना गाइस, तो उसे बोलते हैं लाउडर। क्या होते हैं, लाउडर, यानी कि प्रबल आपके ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है क्वाइटर, यानी कि जब आवाज़ आप निकलती नहीं है, ठीक है। आपको पता है आवाज़ क्या होती है, जब हम कम बोलते हैं तो क्या होती है, आवाज़ कम हमारे मुंह से निकलती है, तो वो क्या होते हैं, लो एम्पलीट्यूड के कारण होती है। तो इसकी हाइट देखिए आप क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, और यहाँ पर इसका हाइट देखिए ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी प्रकार लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है और हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब क्या है कि भाई एक निश्चित टाइम में आपके कितनी तरंगे निकल रही हैं। तो देखिए अगर तरंग कम निकल रहे हैं तो दूर 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 ऐसे देखिए प्रदर्शित करेंगे, अगर पास पास यानी कि बहुत सारी निकल रही हैं तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये आपके देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है गाइस, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपके क्या है, आपके जो फ्रीक्वेंसी है गाइस वो क्या है, अगर ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना उसका पिच भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका पिच भी ज़्यादा होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है तो उसका पिच भी क्या होगा गाइस, कम ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जो बाकी बचे हुए डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो हम कल देखेंगे कि आपके जो ध्वनि होती है इसकी चाल अलग अलग माध्यमों में क्या क्या होती है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज आपके जो साउंड वाला चैप्टर इससे बनते हैं, तो कल देखेंगे हम गाइज। बिल्कुल यहाँ पर जो बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो कल तो मैं आपको बायोलॉजी कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बायोलॉजी क्लास आपको कल मिल जाएगी। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारी सीरीज चले इनको बहुत जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे। और आशा करते हैं गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।